निवेश के बारे में पढ़ेंगे। स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निवेश क्या होता है, विनियोग, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जनरल अर्थ मतलब जैसे हम कहते हैं कि जो निवेश है अपन कहीं पैसा लगा देते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, निवेश। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, ठीक है, तो निवेश का मतलब किससे समझना चाहिए हमको कि अर्थव्यवस्था में जो पूंजी स्टॉक है उसको बढ़ाना। मतलब जो उद्योग धंधे हैं उनमें पूंजीगत वस्तुओं का जो प्रयोग हो रहा है, जैसे मशीनें हैं, प्लांट हैं, ठीक है, इनको बढ़ाने को क्या कहा जाता है, निवेश कहा जाता है। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक बढ़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि कोई नया प्लांट स्थापित कर दिया है या स्थापित करने के लिए मशीनों का क्रय किया गया है, या सरकार के द्वारा बांध हैं, सड़क है, इन पे व्यय किया गया है, या कोई नई कंपनी है उसके शेयर खरीद लिए हैं, या सरकार के द्वारा कोई सार्वजनिक निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो इन सबको क्या कहा जाता है, निवेश कहा जाता है, विनियोग कहा जाता है। इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं की जो उत्पादन क्षमता है उसमें सुधार होता है। अब देखिए प्रोफेसर क्राउथर है वो क्या कहते हैं, तो विनियोग आय का वह भाग है जो पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय किया जाता है। ठीक है, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, जो दूसरी वस्तुओं को बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, और इसमें जो हम मध्यवर्ती वस्तु वो नहीं लेते हैं, ठीक है, जिनका मूल्य क्या होता है, एक तरह से ऊंचा होता है, उन्हीं को इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो पूंजीगत वस्तुओं पर जो भी व्यय किया जाता है, पूंजीगत वस्तुएं कौन सी हो सकती हैं, प्लांट, फैक्ट्री, मशीनरी, बिल्डिंग हो सकती है। ठीक है, इनके ऊपर जो व्यय किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, निवेश कहा जाता है। जबकि देखो पूंजी जो होती है, पूंजी की जो अवधारणा वो एक तरह से अलग है। मतलब पूंजी क्या होती है कि लोगों के पास में जो वास्तविक रूप में जो परिसंपत्तियां होती है उसको क्या कहा जाता है, पूंजी कहा जाता है। ठीक है, और पूंजी एक तरह से क्या होती है, स्टॉक अवधारणा है, क्योंकि उसकी गणना एक समय के निश्चित बिंदु पर की जा सकती है। पूंजी एक तरह से उत्पादन की आगतें होती हैं जो अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, अब देखिए कि हमको यदि शुद्ध निवेश ज्ञात करना है कि किसी अर्थव्यवस्था में वर्ष विशेष की अवधि में कितना शुद्ध निवेश किया गया है, तो जो सकल निवेश की राशि है उसमें से मूल्यह्रास की राशि को हम घटा देंगे। तो सकल निवेश में से मूल्यह्रास घटाने पर हमारे पास में क्या आएगा, शुद्ध निवेश आएगा। ठीक है, और एक अर्थव्यवस्था में जैसे जब शुद्ध निवेश बढ़ता है तो इसका मतलब कि जो उत्पादक के लिए निवेश किया गया उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या होना चाहिए, शुद्ध निवेश है वो बढ़ना चाहिए। जबकि सकल निवेश की जब हम बात करते हैं तो सकल निवेश में तो क्या होता है, मूल्यह्रास का मूल्य भी सम्मिलित होता है। ठीक है, जिसको हम गिसावट भी कह सकते हैं, मूल्यह्रास भी कह सकते हैं। तो पूंजी स्टॉक में वृद्धि के लिए क्या जरूरी है कि मूल्यह्रास जो है वो सकल निवेश की तुलना में कम होना चाहिए। ठीक है, जब सकल निवेश से मूल्यह्रास कम होगा तो पूंजी स्टॉक क्या होगा, अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा। मतलब जो शुद्ध निवेश है उसमें वृद्धि होती है। अब देखिए निवेश जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वायत्त निवेश और दूसरा होता है प्रेरित निवेश। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और दूसरा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वायत्त निवेश क्या होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। तो देखिए स्वायत्त निवेश जो होता है ऐसा निवेश जो आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता है। मतलब आय कम ज़्यादा हो लेकिन निवेश पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या जो निवेश अर्थव्यवस्था में लाभ हानि को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है, ऐसे निवेश को हम क्या कहते हैं, स्वायत्त निवेश कहते हैं। ठीक है, तो स्वायत्त निवेश जो होता है वो आय से स्वतंत्र होता है, आय का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आय में परिवर्तन का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वायत्त निवेश जो होता है वो किससे प्रभावित होता है, अर्थव्यवस्था में जो श्रम शक्ति है, जनसंख्या है, या नए नए जो आविष्कार होते रहते हैं, नए परिवर्तन होते रहते हैं, या अर्थव्यवस्था में कोई संकट की स्थिति आ गई, जैसे युद्ध की स्थिति आ गई है, तो इनका प्रभाव पड़ता है स्वायत्त निवेश पर। ठीक है, तो स्वायत्त निवेश जो होता है वो आय के स्तर से प्रभावित नहीं होता है। इसलिए जब इनको रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो ये ओ एक्स अक्ष के समानांतर बनता है। ठीक है, जो क्या प्रदर्शित करता है, आय के विभिन्न स्तरों पर स्वायत्त निवेश
स्थिर है। ठीक है, मतलब आय में परिवर्तन का निवेश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो स्वायत्त निवेश जो होता है सामान्यतः सरकार के द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए जो निवेश किया जाता है वो स्वायत्त निवेश का ही भाग होता है। ठीक है, जो स्वायत्त निवेश होता है सामान्यतः वो सरकार के द्वारा किया जाता है। दूसरा हमारा है प्रेरित निवेश। ठीक है, अब देखिए इसका नाम है प्रेरित निवेश, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा निवेश जो लाभ और आय के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, यदि अर्थव्यवस्था में आय की मात्रा बढ़ती है तो निवेश की मात्रा भी बढ़ती है। कौन सा निवेश? प्रेरित निवेश। तो प्रेरित निवेश क्या होता है? जो आय से प्रेरित होता है, जो लाभ से प्रेरित होता है। आय का स्तर जब अर्थव्यवस्था में बढ़ता है तो निवेश भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऐसे निवेश को हम कहते हैं प्रेरित निवेश। तो इसको हम समीकरण के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y, मतलब I हमारा क्या है? प्रेरित निवेश, जो फंक्शन है, फलन है, निर्भर है, किसके ऊपर निर्भर है? Y के ऊपर। ठीक है, आय का जो स्तर होता है अर्थव्यवस्था में उसके ऊपर निर्भर होता है। और प्रेरित निवेश जो होता है उसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें कितनी हैं, अर्थव्यवस्था में मजदूरी का स्तर कितना है, मजदूरी की दरें क्या हैं, ब्याज की दरें क्या हैं, इन सभी से प्रेरित निवेश जो होता है वो प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि इन सब से उत्पादन की लागत के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और जब लागत कम होती है तो लाभ की संभावना ज़्यादा होगी, तो निवेश भी क्या होगा? बढ़ेगा। और प्रेरित निवेश जो है जब हम इसे रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो प्रेरित निवेश का वक्र हमारा इस तरीके से बनता है, धनात्मक ढाल का। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में आय का स्तर कितना है? वो Y1 है, उसमें हमारा प्रेरित निवेश कितना है? 0 है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में आय का स्तर बढ़ता है Y1 से Y2, Y3, तो इस स्थिति में हमारा निवेश भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? प्रेरित निवेश। ठीक है, जो आय Y1 से Y2 हो गई है तो निवेश भी क्या हो गया है? O से I2 हो गया है। जब आय का स्तर और बढ़ गया है, Y2 से Y3 हो गया है, तो हमारा निवेश भी क्या हो गया? बढ़ गया है, I2 से I3 हो गया है। तो ऐसा निवेश जो आय के ऊपर निर्भर करता है या भविष्य में होने वाला लाभ अगर बढ़ता है तो उसको ध्यान में रख के अगर निवेश किया जाएगा तो उसको हम कहते हैं प्रेरित निवेश। अब देखिए, जो हमारी निवेश की प्रवृत्ति है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होती है औसत निवेश प्रवृत्ति। ठीक है, जो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जो अर्थव्यवस्था में निवेश किया जा रहा है कुल निवेश, उसमें हम आय का भाग दे देंगे। और जब हमको सीमांत निवेश प्रवृत्ति ज्ञात करनी है MPI, तो हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात कितना है। ठीक है, निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन, डेल्टा I अपॉन डेल्टा Y। ठीक है, इसको अगर हम रेखा चित्र में ज्ञात करना चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं। माना कि इस A बिंदु पर हमको API निकालना है। ठीक है, औसत निवेश प्रवृत्ति निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या था उसका? निवेश अपॉन I। तो निवेश कितना है इतना यहाँ पे? O से लेकर I2, तो OI2 अपॉन क्या कर देंगे हम? OY2। ठीक है, या अगर हमको B बिंदु पे निकालना है तो O3 अपॉन OY3, तो इससे हमारे पास में क्या आ जाएगा? API आ जाएगा। ठीक है, निवेश की औसत प्रवृत्ति। और जब हमको सीमांत निकालनी है MPI, तो हम क्या देखेंगे? परिवर्तन। तो निवेश में परिवर्तन कितना हुआ? I2 से लेकर I3। और आय में कितना परिवर्तन हुआ? Y2 से लेकर Y3। तो ये A और बिंदु B के बीच में हमारी जो सीमांत निवेश प्रवृत्ति है, ठीक है, वो आ जाएगी I2 I3 अपॉन Y2 Y3। तो इस तरीके से हम औसत और सीमांत निवेश प्रवृत्ति की